रीवैल्यूएशन अकाउंट हम बना रहे थे जब भी हमारे फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर है, रिटायरमेंट है, कुछ भी ऐसा इवेंट हो रहा है जिससे आपकी पार्टनरशिप फर्म में कुछ चेंजेस आ गए हैं। चेंजेस आने के बाद आप क्या करते हो कि अपने ओल्ड पार्टनर्स अपना सारी सेटलमेंट करना चाहते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन डेट पे अपनी रीवैल्यूएशन रीअसेसमेंट करना चाहते हैं, जो उनके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस हैं उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। क्योंकि नया पार्टनर क्या कहेगा, आप अपने लॉसेस को खत्म करो, प्रॉफिट्स पड़े होंगे तो ओल्ड पार्टनर्स उसको न्यू पार्टनर को नहीं अपना देना चाहेंगे उसका हिस्सा, तो इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। अब कई बार क्या हो जाता है, हमारे लॉज की कुछ टेक्निकलिटीज आ जाती हैं। लॉ क्या कहता है कि आप अपनी वैल्यूज को रीवैल्यू कैसे कर रहे हो, आप एसेट्स को कैसे ज्यादा मार्केट वैल्यू से ज्यादा कैसे शो कर रहे हो, आपके कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं उसमें एग्जिस्टेंस में, इंड एस हो गए, आईएफआरएस हो गई, या और भी कोई लॉ की रिक्वायरमेंट आ जाते हैं जो हमें बुक वैल्यू चेंज करने से, या वो खुद चेंज नहीं करना चाहते पार्टनर्स, वो बुक वैल्यू चेंज नहीं कर पाते उस सिचुएशन में अपनी। उस सिचुएशन में क्या होता है कि अब वो अपना प्रॉफिट्स का भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या जो भी आपका रीवैल्यूएशन की आपके सारे नंबर्स होते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स तो नहीं, जो रीवैल्यूएशन के एसेट्स एंड लायबिलिटीज के नंबर, जो इसकी वजह से इनके रीवैल्यूएशन रीअसेसमेंट की वजह से जो होने वाला प्रॉफिट और लॉस होता है वो भी आप सेटल करना चाहते हो। और साथ के साथ आपको क्या है, एक दुविधा आ पड़ी है कि आप बुक वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, आप अपनी बुक वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। अब इस सिचुएशन में क्या किया जाता है, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। इस सिचुएशन में क्या किया जाता है, आपका मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको कहता है कि आप जो रीवैल्यूएशन अकाउंट नॉर्मली बना रहे थे वो तो बनाइए ही बनाइए, उससे क्या हो रहा था आप समझने की कोशिश करिए। एक आपको बैलेंस शीट गिवन है, हम एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, उस एग्जांपल में क्या है, आपको एक बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में क्या है, कैश 10,000, लेट्स सपोज हम एक फिक्टिशियस एग्जांपल ले रहे हैं, बैंक आपका 15,000, फर्नीचर 80,000, सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट्स ले रहे हैं हम, पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहे। मशीनरी 1,50,000, इधर से पार्टनर्स की कैपिटल आ गई, आप यूं मान के लग चल लीजिए इसको 1,20,000, और क्रेडिटर्स आपका 2 लाख के क्रेडिटर्स मान लीजिए, 2 लाख के क्रेडिटर्स हो गए आपके। अब हमारे को क्वेश्चन कह देता है कि आप फर्नीचर को 10% से डेप्रिशिएट कीजिए, मशीनरी की वैल्यू 15% अप है, 15%, क्रेडिटर्स आपके 20,000 के आपको पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन की आपकी रिक्वायरमेंट दे दी। अब हम नॉर्मल सिनेरियो में क्या कर रहे थे, अपना एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे थे। रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्या कर रहे थे, रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे थे, उसमें क्या करते थे, हमारा फर्नीचर 10% डेप्रिशिएट करना है तो टू फर्नीचर कर देते थे हम अपना 8,000, मशीनरी की वैल्यू 15% अप करनी है, इसको आप 20% कर लीजिए, 20% अप करनी है, बाय मशीनरी 30,000, बाय क्रेडिटर्स आपका 20,000, 50,000 का आपका गेन हुआ है और 8,000 का आपका लॉस हुआ था, तो इसको आप पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। कितना आता था, 42,000। लेट्स सपोज ए और बी पार्टनर थे, 1:1 इनकी रेशो थी, तो 21,000 आपका एज कैपिटल में क्रेडिट हो जाता और 21,000 आपका बीज कैपिटल में क्रेडिट हो जाता था। फिर आपकी एक नई बैलेंस शीट बनती थी इसके बाद, वो बैलेंस शीट क्या बनती थी, आपकी अपडेटेड बैलेंस शीट, जो आपकी रीवैल्यूएशन के बाद आपकी बैलेंस शीट बनती थी। उसमें आप अपनी कैपिटल इसका इंपैक्ट डाल देते हैं और कोई गुडविल वगैरह होती थी तो वो भी शो कर देते थे। 1,20 प्लस 42, 1,20 और 42 कितना हो गए, 1,62। क्रेडिटर आपके 180 के हो जाते थे यहाँ पे, क्योंकि 20,000 आपके खत्म हो गए ना क्रेडिटर्स। यहाँ क्या थे आपके क्रेडिटर्स, थे 2 लाख के, और आपने 20,000 के क्रेडिटर्स, आपको पता चल गया कि अब आपको पे नहीं करने, तो आप अपने अपडेटेड वैल्यू बैलेंस शीट में शो करते थे। फर्नीचर आपका कैश 10,000, बैंक 15,000, फिर आपका फर्नीचर आता था 72,000, 80 माइनस 8,000। मशीनरी आपकी आती थी, मशीनरी कितनी थी, 1,50,000 के ऊपर 30,000 की वैल्यू अपग्रेड होगी तो आपकी 1,80,000।
आप अपनी चेंज की हुई बुक वैल्यू अपनी बैलेंस शीट में शो करते थे, जो आपकी रीवैल्यूएशन के बाद, बेसिकली आपका जो रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो बैलेंस शीट बनती थी रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे, आप उसमें अपनी नई बैलेंस शीट के जो नए अपडेटेड नंबर होते थे, आप अपनी बुक वैल्यूज को चेंज करते थे। हमारा ये बड़ा सिंपल चल रहा था। अब हम जितने भी रीवैल्यूएशन के क्वेश्चंस करके आए थे, हम अपना यहां पर सारा कर रहे थे ये डिस्कशन अपना आराम से। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको ये डेटा तो दे रहा है कि आपकी बैलेंस शीट बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आ जाता है, आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन, रिटायरमेंट, कुछ भी आ जाता है। क्या आपका उससे पहले की बैलेंस शीट ये है और आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन पे आपके ये नंबर्स चेंज होने हैं, बट वो कहता है कि आपने अपने अपडेटेड नंबर्स नहीं दिखाने, बुक वैल्यूज आपकी यही रहेंगी। बुक वैल्यूज आपकी क्या रहेंगी, फर्नीचर 80,000, मशीनरी 1,50,000, क्रेडिटर्स 2 लाख, आपके नंबर्स यही रहेंगे, आप नंबर्स चेंज नहीं कर सकते अपने। अब क्वेश्चन ने हमें यह कह दिया, अब दुविधा में पड़ गए पार्टनर्स, कहते नंबर भी चेंज ना करे, अगर मैं इसको यहां बाय मशीनरी कर रहा हूं, जर्नल एंट्री कुछ भी करूंगा, उसका इंपैक्ट तो बुक्स में आएगा। हम अपने +1 में क्या पढ़ के आ रहे हैं कि कोई भी जर्नल एंट्री होगी, जेवी बनेगा, उसका लेजर बनेगा, लेजर से उसके ट्रायल बैलेंस में फाइनल नंबर्स जाएंगे और वो आपके बैलेंस शीट में P&L और बैलेंस शीट में नंबर्स अपडेट होंगे ही होंगे। अब हम कह रहे हैं कि भाई इसका प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन रिवैल्यूएशन अकाउंट बन किस ले रहा था, आप जो ओल्ड पार्टनर्स है वो इसका गेन न्यू पार्टनर को देना नहीं चाहते थे। अगर एडमिशन का केस है हमारा, हम एडमिशन का केस लेके चलते हैं डिस्कशन करते टाइम अपना रिवैल्यूएशन का, बेसिकली वो कहते थे कि ये हमारे इन्वेस्टमेंट से हुआ प्रॉफिट है, ये हम अपने न्यू पार्टनर को इसका गेन देना ही नहीं चाहते। तो अब वो कह रहे हैं कि यार हम बुक वैल्यू चेंज ना करें और ये हम करना चाहते हैं, तो वो क्या सिनेरियो बनता है। इस केस में उनके पास एक सॉल्यूशन आया, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या कहता है, जैसे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे थे, जैसे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे थे, नॉर्मली अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए। फिर मैं उनसे एक क्वेश्चन करता हूं, मैं एक सीए के पास गया, वो कहता है, हम पार्टनर्स ए और बी सीए के पास गए, वो कहते हैं कि हमें लो की रिक्वायरमेंट है, वो कहते हैं कि हम अपना ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, सीए कहते हैं नहीं नहीं लो की रिक्वायरमेंट है, आप अपनी बुक वैल्यू चेंज ही नहीं कर सकते। सीए ने उनको मना कर दिया। वो दुविधा, कहते यार हमारा प्रॉफिट है, हम नहीं लेंगे तो कौन लेगा, हम कैसे पास ऑन कर दें न्यू पार्टनर को अपना बेनिफिट। वो कहता कोई बात नहीं, इसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। वो कहते कैसे, वो कहते हैं हम मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। कहते हैं ये मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, कहता है भी ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, बट आप उसका इंपैक्ट जो भी आएगा वो नलीफाई कर देंगे। कहते वो कैसे, वो कहता आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे तो कैसे बनाते थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका बना, टू फर्नीचर 8,000, बाय मशीनरी 30,000, बाय क्रेडिटर्स आपका कितना था 20,000। आप इसे ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते थे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, कितना था 21,000, आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। कहते आप सीए हैं, आप खुद बताइए अगर हमने कोई जर्नल एंट्री की है तो उसका इंपैक्ट तो बुक्स में आएगा। कहता बिल्कुल सही कह रहे हो आप, तो अब क्या करें हम बुक वैल्यू चेंज, आप ही तो मना कर रहे हो कि हम बुक वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। वो कहता मैं बताता हूं अब क्या करिए, आप इसका इंपैक्ट नलीफाई कर दीजिए कि जैसे आपका ये मशीनरी था, क्रेडिटर्स था, आपने वैल्यू इंक्रीज करिए डिक्रीज कर दीजिए। टू मशीनरी, टू क्रेडिटर्स 30,000, 20,000, बाय फर्नीचर 8,000। हम कहते हैं यार आप मजाक कर रहे हो हमारे साथ, पहले आप कहते हो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना और जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हो उसका बिल्कुल अपोजिट एंट्रीज पास करवा रहे हो। क्या अब हम ये जो लॉस हो रहा है, क्योंकि अब आपका डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड आपकी कम है, तो क्या ये लॉस भी हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। वो कहता है रुको, मैंने आपको ये करने को नहीं कहा, मैंने आपको कहा है कि आपकी बुक वैल्यूज हमें यही रखनी है। आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, एडमिशन ऑफ पार्टनर, हमें अपनी बुक वैल्यूज जो हैं क्रेडिटर्स की, फर्नीचर की, मशीनरी की, यही रखनी है। मैंने आपको ये तो नहीं कहा कि इसकी वजह से जो लॉस आएगा वो ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो हम कहते हैं भैया बताओ क्या करना है। वो कहते हैं रुको, आप ये सारा लॉस जो 42,000 है,
इसे न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए आप। न्यू रेशो में न्यू पार्टनर्स में, जो आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, चाहे वो आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का केस है, चाहे आपका एडमिशन का केस है, चाहे आपका रिटायरमेंट का केस है, किसी का भी केस है, एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग का, जो रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद फर्म का स्टेटस है न्यू पार्टनर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। हम कहे सर हम अभी भी नहीं समझ पाए। वो कहता मैं बताता हूं आपको। इसको हम इजी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1:1 में बट जाएगा, यहां बट जाएगा। न्यू पार्टनर्स, न्यू रेशो। हम कहते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। वो कहता है एक बार आप ये कर दीजिए, मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी समझाता हूं अच्छे से इसका। वो कहता है ठीक है सर, हम कर देते हैं। बाय एज कैपिटल, बाय बीज कैपिटल, बाय सीज कैपिटल। क्या आएगा इसका सिनेरियो, अगर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 चौक 12, 14 14 14 14,000 14,000 14,000। आप इनकी कैपिटल को आप डेबिट कर देंगे। हमने कहा ठीक है, कर दिया। तो इससे अचीव क्या किया। हम कहते हैं सर इससे अचीव क्या किया। वो कहता है अब मैं आपको बताता हूं। कहता है आपने जब ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट किया था तो किस रेशियो से किया था। आपने किया था रीवैल्यूएशन डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। हमने कहा बिल्कुल यही किया था। 21,000 21,000। कहता यही किया था। मैं कहा हां। अब कहता आपने जब ये किया तो क्या किया, ए बी सी टू रीवैल्यूएशन, यही किया आपने। 14 14 14। मैंने कहा हां। वो कहता आपने इसको 21,000 से बेनिफिट दे दिया और 14,000 का लॉस दे दिया। हमने कहा हां सर बिल्कुल सही। तो इसको क्या हुआ, 7,000 का बेनिफिट हुआ। 7,000 का बेनिफिट हुआ। सेम बी को 7,000 का बेनिफिट हुआ। और ये बेनिफिट हमने सीज के कैपिटल से रिकवर कर लिया, क्योंकि बुक वैल्यू तो हम चेंज कर नहीं सकते थे। तो हमने क्या किया, इसको कहते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट एंट्री। जब भी आपकी बुक वैल्यूज पार्टनरशिप में चेंज नहीं होती, तब आप कैपिटल के थ्रू एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। तब आप कैपिटल के थ्रू अपनी एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करते हैं। वो कह रहा है कि आपने यहां पे अपनी कोई बुक वैल्यू चेंज नहीं की। आपने जो मशीनरी यहां पे अपनी डेबिट की थी, सॉरी इंक्रीज की थी, वही डिक्रीज कर दी। तो बुक वैल्यू का इंपैक्ट सेम आ गया। फर्नीचर घटाया था, फर्नीचर बढ़ा दिया, बुक वैल्यूज तो आपकी सेम आ गई। अब आपकी एंट्री क्या हुई है, कैपिटल के थ्रू हुई है। हमने कहा हां सर बिल्कुल सही कह रहे हो। अब मैं एक बार बैलेंस शीट रब कर रहा हूं ताकि और थोड़ा डिटेल में हम यहां डिस्कस कर सकेंगे, तो है ना थोड़ा काफी ये मैसी सा हो गया। तो वो कहता है इससे अचीव क्या किया। सीए कहता है अब मैं आपको बताता हूं क्या इससे अचीव किया। यहां तक हमने अब तक क्या किया था, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट हमें तब तक बनाने की जरूरत पड़ रही थी कि मुझे अपना बुक वैल्यू सेम रखनी है, बट पार्टनर्स में प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। वो कह रहा है कि आपका फ्यूचर में 30,000 का गेन होगा, 20,000 का आपको क्रेडिटर्स का बेनिफिट होगा, और आपको इसका 8,000 का लॉस होगा। हमने कहा बिल्कुल सही। तो आपको टोटल बेनिफिट कितना होगा, 42,000 का। और आप कह रहे हैं ये बेनिफिट 3 पार्टनर्स में बटेगा, ए बी और सी। क्या ए और बी को इसका बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। हां जी रोशन, मैं अगर फ्यूचर में ये बेनिफिट रियलाइज करता हूं आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन एडमिशन ऑफ पार्टनर, क्या इसका बेनिफिट हमारे पुराने पार्टनर्स जो थे ए और बी उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा। हां जी रोशन, मिलेगा सर, यहां भी मिलेगा। 14,000 अगर हम बुक वैल्यूज चेंज नहीं करते और इसको फ्यूचर में हम रियलाइज करते हैं, तो हमारी ये फाइनेंशियल पोजीशन रहेगी कि हमारा 42,000 का प्रॉफिट होगा और वो 3 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हमारा 3 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब हम कहते हैं अरे भैया वहां डिस्ट्रीब्यूट होता तो 21,000 मिलता, यहां आपको 14,000 मिल रहा है। कहता रुको, अभी बात पूरी नहीं हुई। 7,000 का आप ऑलरेडी बेनिफिट उन्हें दे चुके हैं। 7,000 का आप ऑलरेडी, और इसने 14,000 बियर किया था,
14,000 मिल गया, इसका इंपैक्ट जीरो हो गया। हाँ जी अरमान, यहां 14,000 इसको पहले लॉस हुआ था, अब गेन हो गया। आपके मन में पहले क्वेश्चन नहीं आया कि सर ये 14,000 क्यों बियर कर रहे हैं, सर ये 14,000 क्यों बियर कर रहे हैं? क्योंकि हम कैपिटल के थ्रू उसको कह रहे हैं, जैसे हम गुडविल में कहते थे, तू हमारी वजह से फ्यूचर में एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाएगा, तू हमारी वजह से फ्यूचर में एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाएगा, तो इसलिए आज तुझे हमें पैसा पे करना पड़ेगा। हम गुडविल की कैलकुलेशन इसी वजह से कर रहे थे या नहीं कर रहे थे अरमान? हां सर, हम इसी वजह से कर रहे थे। अब इसीलिए हमने उसको कहा तू फ्यूचर में जब ये रियलाइज होंगे, ये बेनिफिट्स आज नहीं हम रियलाइज कर रहे तो फ्यूचर में तो करेंगे, जब ये बेनिफिट फ्यूचर में रियलाइज होंगे, जब ये बेनिफिट फ्यूचर में रियलाइज होंगे तो आपको 14,000 का गेन होगा। तो वो गेन आपको, वो हमारा गेन एक्चुअल में, क्योंकि ये रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले के प्रॉफिट्स हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले के प्रॉफिट हैं, ये आपके प्रॉफिट नहीं है, ये हमारे प्रॉफिट्स हैं। तो इसीलिए वो प्रॉफिट्स हम उससे रिकवर कर लेते हैं। और इनको 7,000 का बेनिफिट तो ऑलरेडी हो चुका है। अब सर ये क्या निकल के आया इससे? अगर जब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे थे, बुक वैल्यू चेंज कर रहे थे, तो तिशा हमारे कितने बेनिफिट्स मिल रहे थे पुराने पार्टनर्स को? 21,000। अगर हम, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का? बेसिक ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ही था आपका कि आप ओल्ड पार्टनर्स के जो भी बेनिफिट्स थे या लॉसेस थे रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले के, एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग से पहले के, आप उन्हें ही डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहते थे ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। और जब इस केस का हमने एनालिसिस किया तो वो कह रहे हैं 21,000 इसको जा रहे थे, 21,000 इसको जा रहे थे, टोटल तो 21,000 ही जाने थे। अब हमारे पास कोई लॉ की रिक्वायरमेंट आ गई, कोई भी इशू ऐसा आ गया कि हम अपनी बुक वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते, हम अपनी बुक वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते। अब क्या किया गया? बुक वैल्यूज को तो चेंज कर नहीं सकते, बुक वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हमें मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ा। हमें मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ा। वो क्या कहता है? बुक वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, हम अपनी कैपिटल एडजस्टमेंट की एंट्री पास करेंगे। उसने पहले कैपिटल एडजस्टमेंट की एंट्री पास करवाई। वो क्या कहता है? पहले आप ओल्ड पार्टनर्स में सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दो, फिर इसका इंपैक्ट नलीफाई करो न्यू पार्टनर्स में, न्यू रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स में मत करो। उसका इंपैक्ट क्या आया? पहले आपने 21,000 बांट दिए, फिर 14 आपके 42,000 आपने कर दिए, 14 आपने 42,000 कर दिए, और 14,000 इससे रिकवर करके इन दोनों को बेनिफिट दे दिए। कैसे? 21,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था और 14,000 का उनको लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया था। अब नेट इंपैक्ट क्या आया इन दोनों ट्रांजैक्शन का? जो कैपिटल एडजस्टमेंट ये दोनों हुई है, इनका नेट इंपैक्ट क्या आया? ए को 7,000 का बेनिफिट हो गया, बी को 7,000। फिर आपके मन में क्वेश्चन आ रहे, सर यहां तो 21,000 का होना चाहिए था, यहां आप 7,000 का ही दे रहे हो। मैंने कहा रुको, अभी बात कंप्लीट नहीं हुई, अभी भी बात चल रही है हमारी। अब हम एंट्रीज को घुमा रहे हैं। नेट इंपैक्ट आपका यही आएगा 21,000 का, नेट इंपैक्ट आपका 21,000 का ही आएगा। बस अब हम डायरेक्ट रूट से ना जाके इनडायरेक्ट रूट से जा रहे हैं, क्योंकि हमें लॉ की कंप्लायंस करनी है। हम लॉ से ऊपर नहीं जा सकते, हमें अपनी अकाउंटिंग विद इन द बाउंड्री ऑफ द लॉ करनी है। जो लॉ कह रहा है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं है उसका। तो अब इसलिए क्या किया? पहले 21,000 का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। 21,000 का डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद हमने क्या किया? 14,000 का उनका लॉस ले लिया। अब उससे क्या किया? 7,000 यहां डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वो कहते हैं सर ये 7,000 क्यों किया? जैसे आप गुडविल के टाइम पे करते थे, जैसे आप गुडविल के टाइम पे करते थे कि हमारा लॉस जितना होगा फ्यूचर में, जो सी एक्स्ट्रा लेके जा रहा था हम उससे वही रिकवर करते थे या नहीं करते थे मयंक? हाँ जी रोशन, गुडविल में हम क्या करते? बिल्कुल सही मयंक, जो गुडविल में हम क्या करते थे? फ्यूचर में जो वो हमारी वजह से पैसा लेके चला जा रहा है, सी को जो हमारी एफर्ट्स की वजह से बेनिफिट मिलने वाला है, हम गुडविल में वही तो रिकवर कर रहे थे सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो में। इन शॉर्ट आपने यहां भी वही किया है, इन शॉर्ट यहां भी आपने वही किया। आपने बेसिकली क्या किया? पहले उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर ये जो नेट इंपैक्ट आया इस ट्रांजैक्शन का, जो सी को हमारा बेनिफिट मिलने वाला है वो हमने यहीं पर ले लिया उससे, और उनको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जो नेट इंपैक्ट आया है बेसिकली, इसमें तो सब रेशियोज हम सेम लेके चल रहे थे। अगर आप ये देखोगे ना तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आपका। अगर आप इसका नेट इंपैक्ट निकाल के देखोगे ना तो ये सैक्रिफाइसिंग, जैसे गुडविल में होता था सेम वैसा आपके यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। तो दिस वाज योर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? दिस इज योर एक्सटेंशन ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बन ही रहा है, पर आप बुक वैल्यूज चेंज नहीं कर सकते। एक सेकंड रोशन प्लीज,
आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं तो उसका इंपैक्ट नलीफाई करने के लिए आप सारी एंट्रीज को रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स करके जो लॉस आ रहे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप यहां प्रॉफिट है तो आपका यहां लॉस ही आएगा, उस लॉस को आप ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट ना करके, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन ना करके आप न्यू पार्टनर्स में न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब इसका इंपैक्ट वही आएगा जो हमारा गुडविल के टाइम पे आता था। और फ्यूचर में जब ये बेनिफिट्स हमें रियलाइज हो जाएंगे, फ्यूचर में जब हमें ये बेनिफिट्स रियलाइज हो जाएंगे तो इसका इंपैक्ट क्या आएगा पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर, 14,000 14,000 14,000। अब क्या है, 7,000 इसको यहां मिल गए थे 14, तो इन छोटे इसको 21,000 मिले। 7,000 इसको यहां मिल चुके थे, 14,000 यहां मिल गए, तो टोटल 21,000। और इससे 14,000 रियलाइज कर दिए थे। हम उसको क्या कह रहे थे, और भी ए सी सुन हमारी बात, सी हमारी बात सुन, फ्यूचर में इसकी वजह से तेरे को 14,000 का बेनिफिट होगा, वो बेनिफिट आज ही हमें दे दे। तो वो हमने उससे क्या कर लिया था, रिकवर कर लिया था। सो दिस वाज ऑल योर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट।